विशाल फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन। तो जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम थर्ड ईयर का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम आने वाले कुछ क्वेश्चंस और बताएंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम फर्दर चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है? व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्राइजल, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मेथड। परफॉर्मेंस अप्राइजल यानी आप जब कोई परफॉर्मेंस करते हो तो उसको कैलकुलेट करना, उसको अप्राइज करना कैसे करते हैं। तो यहां पर सीखते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल होता क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईदर एन एम्प्लॉयज और a specific job and his potential for future development। तो यहां पर तो उसका मतलब समझे तो क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉय है या कोई भी जॉब है उसकी परफॉर्मेंस या उसकी प्रोग्रेस कितनी चल रही है कितनी नहीं, उसको कैलकुलेट करना कि आप अच्छा कर रहे हो या बेकार कर रहे हो, यानी उसके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखना ही परफॉर्मेंस अप्राइजल है। तो यहाँ पर इसके क्या क्या मेथड है? वैसे तो बहुत सारे मेथड है, मैंने अभी इसके 5 मेथड आपको बता रहा हूँ, जिसमें पहले 4 मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड कहे जाते हैं और जो आखिरी के 2 मेथड है ये हमारे मॉडर्न मेथड इनको कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहला मेथड है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड का मतलब होता है आप एक लिस्ट तैयार कर लेते हो जो जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज की, उसमें आप देखते हो कि कहाँ कहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसने बेटर किया है और कहाँ कहाँ पर उसने अच्छा नहीं किया। तो जहां पर भी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया उस पर लगा देते हैं टिक मार्क, और जहां पे उसने अच्छा काम नहीं किया वहां पे लगा देते हैं क्रॉस मार्क। और चेक लिस्ट में जितने ज्यादा क्रॉस मार्क होंगे उसका मतलब यू आर नॉट डूइंग गुड, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जितने ज्यादा टिक मार्क होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये चेक लिस्ट मेथड है। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट रैंकिंग। स्ट्रेट रैंकिंग में आप जैसे कि सपोज देयर आर 40 एम्प्लॉइज वर्कर्स हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उनको रैंक दिया जाता है, और विद इन अ मंथ मान लो किसी ने जो बेटर काम किया तो उसको फर्स्ट रैंक देंगे, फिर उससे नीचे दूसरा, फिर थर्ड, इस तरह से उनको रैंक देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रैंक। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप अप्राइजल। ग्रुप अप्राइजल में क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ सुपरवाइजर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज के अपने सबॉर्डिनेट के साथ में रहते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कौन कितना बेटर काम कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन में पेयर्ड जैसे नाम से पता लग रहा है कि आपस में एम्प्लॉयज को, कलीग्स को कंपेयर करते हैं कि कौन किससे कितना बेटर है और उससे उनके परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 2, मैंने बताया कि आखिरी की जो 2 है वो हमारे मॉडर्न टेक्निक है। तो मॉडर्न टेक्निक में सबसे पहला 360 डिग्री अप्राइजल। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है ईच एंड एवरी वन। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट। तो इन टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक की सारी परफॉर्मेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, यानी इसमें मैनेजर की भी सेल्फ अप्राइजल होती है, तो और मिडिल लेवल की भी होती है, वर्कर्स की भी होती है, सबकी परफॉर्मेंस को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी जो एचआर मैनेजर है वो उसे कैलकुलेट करता है। उसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि कोई भी जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है या कोई भी वर्कर जो अच्छा परफॉर्म करता है या अच्छा नहीं भी कर रहा है और वो जब जॉब क्विट कर देता है, छोड़ जाता है, जॉब चेंज कर देता है, तो उसके जॉब लीव करने पर कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ा, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अच्छा असर पड़ा है, बुरा असर पड़ा, अगर अच्छा असर पड़ा तो उसका मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है बेटर नहीं थी, क्योंकि कंपनी, उसके जाने से कंपनी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, और अगर वो चला गया है तो कंपनी को अगर नुकसान हुआ है तो उसका मतलब उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेटर थी। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। हाँ जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बात है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट इज एम्प्लॉय वेलफेयर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस।
यानी कर्मचारियों के कल्याण का क्या मतलब है और इसका महत्व समझाएं। कर्मचारियों का कल्याण यानी क्या होता है, पढ़ लेते डेफिनेशन। इट मीन्स एनीथिंग डन फॉर द कंफर्ट एंड इंप्रूवमेंट इंटेलेक्चुअल or social of the employees over and above the wages paid which is not a necessity of the industry। यानी कहने का मतलब ये है कि हम एम्प्लॉयज को वेजेस तो देते ही, उनको कंपनसेट तो करते ही हैं, लेकिन उनके अलावा और क्या उनके लिए हम वेलफेयर कर सकते हैं, जैसे कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, हाइजीन वर्क जो एरिया है वो अच्छा होना चाहिए, और उनके रिलेशनशिप और बिलोंगिंगनेस की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार हम दोबारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कंफर्ट होना, इंप्रूवमेंट होना, उनके इंटेलेक्चुअल वे में, उनके सोशल वे में वेजेस तो हम देते हैं, उसके अलावा भी। तो एम्प्लॉय वेलफेयर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहले इंपॉर्टेंस तो है इट रिड्यूसेस द थ्रेट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी अगर आप एम्प्लॉयज को खुश रखोगे, उनको सैलरी तो टाइम पे दोगे ही और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करोगे, तो आपके ऊपर ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादातर लेबर कोर्ट में केस कर देते हैं कि हमारे मालिक ने हमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमें वेजेस नहीं दी, तो गवर्नमेंट आपको कभी भी इतना इंटरफेयर नहीं करेगा कंपनी में। उसके बाद आता है हमारा इट रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने बताया था कि लेबर का बार बार चेंज होना, एब्सेंट होना, अपनी जॉब को क्विट कर देना, रिप्लेस कर देना, ये लेबर टर्नओवर है। तो जितना ज्यादा एम्प्लॉय वेलफेयर आपका अच्छा होगा, लेबर टर्नओवर कम होगा, और लेबर टर्नओवर कम होना ही बेटर है। उसके बाद हमारा आता है इम्प्रूव्स रिक्रूटमेंट। भर्ती यानी रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस को ये संभालता है वेलफेयर, अगर हम एम्प्लॉय करें। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप एम्प्लॉय को खुश रखोगे तो आपका जो एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में काम करना पसंद करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी और वो एफिशिएंट यानी स्किलफुली काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन सोशल सिक्योरिटी, व्हाट इज इट्स स्कोप, एक्सप्लेन द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल सिक्योरिटी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है और इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है। तो सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? इट इज द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी to its members through several public measures against economic and social distress caused by the stoppage or reduction in earnings due to sickness, injury, unemployment की स्पेलिंग गलत है वो ठीक कर लेना, old age and death। तो सोशल सिक्योरिटी को हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक सुरक्षा। देखो हम समाज में रहते हैं लेकिन समाज में सुरक्षा का अभाव बहुत लोगों को महसूस होता है, खासकर सीनियर सिटीजन्स को या जिनके पास अर्निंग नहीं है या कुछ वर्कर्स भी हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट भी उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, या कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, कुछ लोग डिसेबल होते हैं उनको भी पेंशन दी जाती है, ये तो गवर्नमेंट करती है। और कुछ काम एम्प्लॉयर यानी मालिक भी अपने कर्मचारियों को बेनिफिट देते हैं, उसको सोशल सिक्योरिटी ही कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय बीमार हो या घायल हो जाए या वो अनएम्प्लॉयड हो या वो ओल्ड है या डेथ हो जाए, उसकी वजह से जब उसको सिक्योरिटी दी जाए उसे सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। तो उसके दो तरह के स्कोप होते हैं, पहला है सोशल असिस्टेंस और दूसरा है सोशल इंश्योरेंस। तो सोशल असिस्टेंस दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा लोगों को, खासकर ओल्ड एज लोगों को और डिसेबल और अनएम्प्लॉयड को। और सोशल जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, ओल्ड एज पेंशन, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का एग्जांपल होगा। और सोशल इंश्योरेंस यानी सामाजिक बीमा, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का होता है, यानी मालिक और कर्मचारियों के बीच का होता है। जैसे कि रिटायरमेंट पेंशन हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, भविष्य निधि हो गई, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। तो यही सोशल सिक्योरिटी जो है ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 यानी ईएसआई 1948 के अंदर आता है। इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट हैं, उन बेनिफिट्स को हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, पहला है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब होता है अगर कोई लेडी जो है वो माँ बनने वाली है तो उसका भी खर्चा जो है इसके अंदर आता है। उसके अंदर उसके बाद आता है हमारा फ्यूनरल बेनिफिट। फ्यूनरल बेनिफिट कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, लाइक
तो उनके फ्यूनरल का यानी उनके चिता का भी खर्चा जो है गवर्नमेंट करती है। उसके बाद सिकनेस बेनिफिट, बीमारी का खर्चा जो कि अप टू 91 डेज के लिए दिया जाता है, मतलब उनको वो छुट्टी ले सकते हैं बीमारी के ऊपर। उसके बाद हमारा डिसेबलमेंट बेनिफिट मतलब यानी अगर आप पीडब्ल्यूडी के हो यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आपको भी इसके अंदर बेनिफिट दिया जाता है पैसे से रिलेटेड। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट जैसे कि जनरल इंश्योरेंस लोग कराते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉयज को। डिपेंडेंट बेनिफिट क्या होता है? डिपेंडेंट बेनिफिट का मतलब होता है अगर कोई भी वर्कर बिफोर रिटायरमेंट उसकी डेथ हो जाती है, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसके डिपेंडेंट जो फैमिली मेंबर्स है उसमें से किसी एक जो एबल पर्सन होता है उसको जॉब दी जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक था सोशल सिक्योरिटी का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक्सप्लेन वीआरएस इन ब्रीफ एंड इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इट। वीआरएस का मतलब होता है, एक फुल फॉर्म देखें तो क्या होती है? वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम, चाहे उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस भी आप बोल सकते हो। तो द फर्म एंड इट्स एम्प्लॉयज एंटर इनटू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट where employees agree to retire voluntarily on payment of agreed compensation by the firm। वॉलंटरी का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से आप सेवानिवृत्ति ले रहे हो यानी अपनी इच्छा से आप रिटायर होना चाह रहे हो, उसको हम वीआरएस कहते हैं। तो अपनी इच्छा से लोग रिटायर क्यों होते हैं? उनको लगता है कि अभी तक हमने बहुत कमा लिया, उनको ऐसा लगता है कि अभी रिटायर हो जाना चाहिए। या फिर कई बार होता है कि रिटायरमेंट की एज बहुत पास आने वाली, लाइक जैसे कि 10 साल या 5 साल रिटायरमेंट की एज रहे, इनको लगता है कि अब क्या, अब मैं काम नहीं करना चाहता तो रिटायरमेंट ले सकता है। या कभी कभी बहुत बंदे जो बीमार रहते हैं कि मैं बीमार बहुत रहता हूँ, मुझसे इतना अप डाउन नहीं होता तो मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो ये कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं जो उनको पहले ही रिटायर कर देते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर यानी वीआरएस के अंदर। तो वॉलंटरीली रिटायरमेंट में कुछ चीजें हैं, कुछ इश्यूज सामने आते हैं, इश्यूज को हम पढ़ लेते हैं। पहला इशू है आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर वीआरएस। तो लोगों को वीआरएस की नीड क्यों पड़ती है? उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है एम्प्लॉयर को कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको किस किस जगह पे वीआरएस की नीड पड़ रही है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये देखा जाता है कि जो वीआरएस ले रहे हैं उनके जाने से कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है? क्या वो अच्छे जो है अच्छे परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉयज थे अब वो जा रहे हैं छोड़कर? उसके बाद हमारा आता है डिजाइनिंग द स्कीम। स्कीम को डिजाइन किया जाता है। स्कीम को डिजाइन करते टाइम आपको ये देखा जाता है, ये देखते हैं एम्प्लॉयर कि हमें कितना कंपनसेशन देना पड़ रहा है उनको, यानी कितना टोटल पैसा देना पड़ेगा उनको जाते टाइम पे, और वो कितनी अर्ली एज में जा रहे हैं रिटायरमेंट लेकर। उसके बाद हमारा आता है रिहेबिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और जो रिटायर हो जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाता है। कई बार उनको रीएम्प्लॉयमेंट दिया जाता है कि आप दोबारा से हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, रीडिप्लॉयमेंट को किया जाता है। तो ये हमारा वीआरएस का टॉपिक, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा। और अगर मुझे लगा कि और क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं तो मैं और भी सीरीज एचआरएम में लेकर आऊंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? व्हाट इज डाउनसाइजिंग, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। डाउनसाइजिंग ऑब्वियसली सी बात है, साइज को कम कर देना, डाउन कर देना डाउनसाइजिंग कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पर पढ़ लेते हैं। डाउनसाइजिंग इज रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ फर्म through reducing surplus staff. It is basically a process of restructuring in which a firm disposes of its non-core activities. कई बार फर्म में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, ओवर स्टाफिंग हो जाती है, तो उनको लगता है कि इतने स्टाफ मैंने क्यों रखे हुए हैं, मतलब जरूरत उनको है 4 लोगों की, रखे हुए उन्होंने 7 लोग 8 लोग, 3 लोग एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो उससे कंपनी की जो नॉन कोर एक्टिविटीज बढ़ जाती है, उनका उनसे खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनको लगता है कि उनको निकाल देना चाहिए। या तो वो निकाल देती है या उनका ट्रांसफर कर देती है या उनकी जो है बेनिफिट्स कम कर देती है, बहुत सारे तरीकों से उनको डाउनसाइज कर देती है। तो डाउनसाइजिंग के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? पहला इशू है क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी।
तो कई एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख देते हैं या उनको टेम्परेरी बेस पे रखते हैं कि दे आर नॉट परमानेंट, तो उनको जब मन चाहे कंपनी निकाल सकती है। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज के मन में इनसिक्योरिटी की भावना बनी रहती है, और उससे क्या होगा, उनका जो मोराल है वो लो होगा, यानी वो मोटिवेट नहीं होंगे इतना, और एम्प्लॉयज में स्ट्रेस बढ़ जाएगा, यानी हाई स्ट्रेस अमंग एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को तो एक ही नुकसान होगा कि ओवर स्टाफिंग से उनके कॉस्ट बढ़ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन माइट सफर ड्यू टू ओवर स्टाफिंग। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, तब तक टेक केयर और देखते हैं जसमीत क्लासेस को। और दोबारा कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन। थैंक यू।